वेलकम बैक टू टीम होप क्लासेस कुपवारा। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के थर्ड यूनिट की। फिजिक्स के थर्ड यूनिट की 2 यूनिट्स हमने कंप्लीट करे हुए हैं। तो आज बात करेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर की। आज पूरी बात एनर्जी और पावर की बिल्कुल भी बात नहीं होगी। आज सिर्फ और सिर्फ वर्क की बात हुई और फिजिकली फिजिक्स के हिसाब से वर्क किस चीज को कहते हैं, आज सिर्फ उस चीज की बात होगी। क्योंकि घर के हिसाब से जब हम बात करते हैं, हम वर्क कहते हैं काम को। काम जिस बंदे ने किया बोल रहे इसने वर्क करी हुई है। लेकिन जब साइंस के हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से हम बोलते हैं वर्क किस चीज को कहते हैं, हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड में हम लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ा था, न्यूटन लॉज के बारे में पढ़ा था। न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में जो कहा था दैट कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में रहेगा, तब तक मोशन में रहेगा जब तक उसे कहीं ना कहीं कोई फोर्स हम दे देंगे ताकि वो अपनी जगह से मतलब रेस्ट से आ जाए मोशन में या मोशन से आ जाएगा रेस्ट में। तो अगर हम बात करते हैं वर्क की, वर्क में भी वही 2 चीजें आती हैं। एक चीज है कि फॉर एग्जांपल ये यहां पे है, इसको मैं फोर्स दे देता हूं। पहले मैंने बात करी फोर्स की, पहले फोर्स दे दिया और ये अपनी जगह से डिस्प्लेस होता है, अपनी जगह छोड़ के कोई और जगह ले लेता है। तो ये वाली जो होती है दिस इज कॉल्ड एज द वर्क। तो अगर हम बात करेंगे फिजिक्स के हिसाब से, हम बोलते हैं वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है दैट्स कॉल्ड एज द वर्क। लकीली हमने 2 चीजें डिस्कस करी हुई हैं। फोर्स भी हमने बहुत डिटेल में अच्छे से डिस्कस करा हुआ है और डिस्प्लेसमेंट भी हमने बहुत अच्छे से इन दैट ऑफ द यूनिट मोशन हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा हुआ है। तो वर्क क्या कहेंगे हम कहेंगे वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क तब कही जाएगी फिजिक्स में कि हम लोगों ने वर्क करी व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगाऊंगा एंड एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, तो ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेस होगा अपनी जगह से, समझ लेना आप लोगों ने फिजिक्स के हिसाब से भी वर्क की है और घर के हिसाब से भी आप लोगों ने वर्क की हुई है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के कभी माइंड में ये चीज स्ट्रक होगी कि सर फिजिक्स में हम लोग कैसे वर्क कर लेते हैं। देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक मिसाल बता देता हूं मैं आप लोगों को। आप लोग क्रिकेट खेल लेते हैं, आप लोगों के हाथ में बल्ला है, जब आप लोगों के हाथ में बैट है तो बॉल आ गई, आप लोगों ने मारा, शॉट लगा नहीं, बॉल पीछे चली गई। दोनों नाराज हैं, आप लोगों के घर वाले भी नाराज हैं क्योंकि आप लोग क्रिकेट खेलने गए, टीम आपसे पहले ही नाराज है क्योंकि आप बॉल पे बॉल्स डॉट्स करते जा रहे हैं। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से आप लोगों ने काम करा हुआ है क्योंकि आप लोगों ने बैट पे फोर्स अप्लाई किया और बैट जो है अपनी जगह से डिस्प्लेस होकर कोई और पोजीशन ले ली। तो इसका मतलब है दैट द वर्क इज डन, क्योंकि दोनों चीजें, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई। एक हो गया फोर्स भी लगा और दूसरा डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। सो वी से दैट द वर्क इज डन। तो साइंस के हिसाब से फोर्स को डिनोट किया जाता है F से और डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया जाता है S से। फोर्स F से डिनोट किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट किया जाता है और वर्क को डिनोट किया जाता है W से। इसलिए हम कहते हैं W इज इक्वल टू F डॉट S और F इंटू S, जिसे आप लोग कहते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट्स कॉल्ड एज द वर्क। अगर हम बात करेंगे ऐसा यूनिट्स की, अगर हम बात करेंगे वर्क का ऐसा यूनिट, देखो बहुत आसान है। फोर्स का ऐसा यूनिट हम लोगों ने पढ़ा है, इट इज न्यूटन, दैट्स न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट जो है इट्स मीटर। तो इसका मतलब है वर्क का ऐसा यूनिट जो है इट्स आल्सो न्यूटन मीटर, या हम इसे कहते हैं जूल। हम क्या कहते हैं बेटा, हम कहते हैं जूल। तो इसका मतलब है अगर हम कहेंगे दैट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन, 1 जूल वर्क कब हम करते हैं, तो कहेंगे व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब फोर्स दिया जाएगा 1 न्यूटन का किसी भी ऑब्जेक्ट पे एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर, 1 मीटर से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाएगा, हम कहते हैं दैट द 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल वर्क हो गई हमारे से। लेकिन वर्क जो होती है इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क जो होती है, समझ लेना बात को, मैंने डिस्कस करा हुआ है पहले ही, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी फिर से मैं दोहरा दूं, ये वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती है। आप किसी भी डायरेक्शन में वर्क करो, किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट करो, वर्क मानी जाएगी, लेकिन इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज तो स्ट्रक करी हुई होगी कि सर जब आपने मोशन पढ़ाया था आपने कहा था डिस्प्लेसमेंट जो है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। द फर्स्ट थिंग आपने कहा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में दैट जो फोर्स है इट्स कॉल्ड एज द वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर जो है मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर, ये कहां से स्केलर हो गया। तो अगर जब आप इंशाल्लाह 11th में जाओगे, 11th स्टैंडर्ड में जाओगे, वहां पे आप लोग अलजेब्रा पढ़ोगे, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स पढ़ोगे इंशाल्लाह आप लोग। तो वहां पे अलजेब्रा के मल्टीप्लिकेशन के 2 पार्ट्स आ जाते हैं, प्रोडक्ट निकालने के 2 पार्ट्स आ जाते हैं। एक को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट्स, नंबर फर्स्ट, और दूसरे को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट्स। लेकिन यहां पे जो है दिस इज डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर डॉट वेक्टर जो होता है वो बराबर होता है स्केलर।
यहाँ पे नहीं पढ़ना है, फिर भी मैं आप लोगों से कह रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। वाई वेक्टर एंड वेक्टर मल्टीप्लाइड वेक्टर हाउ इज इट इक्वल टू दैट ऑफ द स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में अलजेब्रा में जब आप लोग पढ़ोगे आप लोग वहां पे देखोगे वेक्टर डॉट वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी, इसलिए वर्ग जो होती है इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। तो जब हम यहां से बात कर लेते हैं, हम लोग बोल देते हैं वर्ग कितने किस्म की होती हैं। वर्ग जो होती है हमारे पास वर्ग 3 किस्म की होती हैं। नंबर फर्स्ट हम बात करेंगे पॉजिटिव वर्ग की, नंबर सेकंड हम बात करेंगे नेगेटिव वर्ग की, नंबर थर्ड हम लोग बात करेंगे जीरो वर्ग की। तीनों किस्मों की वर्ग होती हैं। नंबर फर्स्ट इज पॉजिटिव वर्ग, नंबर सेकंड इज नेगेटिव वर्ग एंड नंबर थर्ड इज कॉल्ड एज अ जीरो वर्ग। दिमाग में रख लेना आप लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव वर्ग की। पॉजिटिव वर्ग हम उस वर्ग को बोलते हैं, ये वर्ग कब होती है? पॉजिटिव वर्ग तब होती है जब हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाए उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। दैट मीन्स व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड इन दैट वेरी डायरेक्शन। अगर मैं इस चीज को आगे धक्का दे रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट भी आगे ही हो रहा है, समझ लेना दैट द पॉजिटिव वर्क इज डन। आप लोग फॉर एग्जांपल गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, जब आप गाड़ी को धक्का दे रहे हैं आगे, गाड़ी भी आगे ही जा रही है, समझ लेना दैट द पॉजिटिव वर्क इज डन। दिस द फर्स्ट केस ऑफ पॉजिटिव वर्क। आई एम नॉट सेइंग दैट द पॉजिटिव वर्क इतनी ही है, नहीं, मैं कह रहा हूं दैट द पॉजिटिव वर्क जो होती है व्हेन पॉजिटिव वर्क इज डन व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड in the direction in which displacement is done, या ये भी कह सकते हैं when the direction of force and displacement is same, तो कहना कि that's called as a positive work। या और एक कंडीशन है, और एक कंडीशन को भी आप लोग कह सकते हैं that this is called as a positive work। वो बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के हिसाब से। नेगेटिव हम इरेडिकेट करेंगे, फिलहाल सिर्फ पॉजिटिव के हिसाब से हम पढ़ेंगे। पॉजिटिव में आप लोग एक चीज भी याद रखो, एक बच्चा एक है, ये एक गाड़ी है, फॉर एग्जाम्पल ये एक गाड़ी है, ये गाड़ी को खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है गाड़ी। जब गाड़ी को ये मतलब रस्सी लगा के खींच रहा है, ये मान लो ये एक बच्चा है, ये बच्चा एक है, तो ये गाड़ी को खींच रहा है। जब ये फॉर एग्जांपल गाड़ी को खींच रहा है अपनी तरफ, ये मतलब इसने रस्सी लगाई हुई है, गाड़ी को खींच रहा है, या ऐसे बताएंगे फॉर एग्जांपल ये बच्चे का हाथ है, फॉर एग्जांपल इसने गाड़ी के नीचे ये लगाया है फॉर एग्जांपल, तो ये इसको खींच रहा है। तो फोर्स जो लग रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये फोर्स को लगा रहा है ऐसे, और गाड़ी जो होती है, गाड़ी चल रही है ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे। तो आप लोग जितने भी मैथमेटिक्स, मेरा मैथ्स तो कमजोरी है, लेकिन आप लोगों में से जितने भी मैथ्स पढ़ने वाले होंगे वो बताएंगे ये जो एंगल है, कम से कम इतना तो मैंने पढ़ा है दैट दिस इज लेस देन 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से कम है, एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल। तो समझ लेना, ये बात भी समझ लेना दैट द पॉजिटिव वर्क जो होती है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा, तो समझ लेना वहां पे जो वर्क होगी दैट्स कॉल्ड एज द पॉजिटिव वर्क। अब बात करेंगे हम नेगेटिव वर्क के बारे में। तो नेगेटिव मतलब दिमाग में ही आता है जो उल्टा होता है। तो इसका मतलब है ये वो वर्क होती है व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड इन वन डायरेक्शन। फोर्स आप एक डायरेक्शन में दे रहे हो, लेकिन वर्क जो हो रही है, या ऐसे कहे व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट। आप एक डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में हो रहा है, या डिस्प्लेसमेंट और किसी डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स किसी और डायरेक्शन में लग रहा है। समझ लेना वो जो वर्क है वहां पे दैट्स कॉल्ड एज अ नेगेटिव वर्क। तो इसका मतलब है when the force is applied in one direction, एक डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज डन इन अपोजिट डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज डन नहीं लेंगे, मोर एक्यूरेट रहेगा, ऑकर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, समझ लेना वो होती है नेगेटिव वर्क। जैसे मैं आप लोगों को बहुत अच्छी मिसाल आप लोगों को दो, आप लोगों ने पढ़ा होगा इन दैट ऑफ द क्लास 8th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने का एक फ्रिक्शन का एक यूनिट है आप लोगों के पास। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है दैट्स द मेन कांस्टेंट ऑफ दैट ऑफ द नेगेटिव वर्क। फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी चला रहा हूं, मेरी गाड़ी की जो डिस्प्लेसमेंट होती है, ये मेरी गाड़ी है, इसकी डिस्प्लेसमेंट है आगे, ये ऐसे जा रही है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स जो है, तो फोर्स अप्लाई जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट गाड़ी की ये है, तो यहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स की जो वर्क है दैट्स कॉल्ड एज अ नेगेटिव वर्क। तो यही पे नहीं है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द नेगेटिव वर्क। लेकिन अगर हम बात करेंगे नेगेटिव वर्क की और एक कंडीशन की, या मैं आप लोगों को ऐसे बता दूं, एक गाड़ी एक है, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूं, स्लोप जो होता है, स्लोप या जैसे आप लोग स्लोप्स जो होते हैं ना, स्लोप्स कहीं पे रोड्स पे स्लोप्स होते हैं, तो ये होते हैं फॉर एग्जांपल स्लोप्स ऐसे है, इस पे से एक गाड़ी नीचे जा रही है, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को, दिस इज द सेकंड कंडीशन ऑफ
ऑफ दैट ऑफ द नेगेटिव वर्क। एक ये हो गया व्हेन द फोर्स इन अप्लाइड इन वन डायरेक्शन, जब फोर्स एक डायरेक्शन में होगा और डिस्प्लेसमेंट दूसरी डायरेक्शन में हो रहा है तो समझ लेना ये वाला होगी, ये वाली होगी नेगेटिव वर्क। लेकिन दूसरी चीज जो होती है, दूसरी कंडीशन ये है कि कोई गाड़ी स्लोप से नीचे जा रही है, फिजिक्स के हिसाब से मैं बता रहा हूं, कोई गाड़ी स्लोप से नीचे जा रही है, ये है गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट, और कोई बंदा है, यहां पे एक आदमी है, वो इस गाड़ी को पीछे खींच रहा है, गाड़ी तो आगे जा रही है, ये इस गाड़ी को यहां से नीचे खींच रहा है। तो गाड़ी ये जो फोर्स दे रहा है, इस फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट के बीच में यहां पे एंगल बन जाता है, ये एंगल है मोर देन 90 डिग्री। तो समझ लेना when the angle between the force and the displacement is more than 90 degree, तो समझ लेना वहां पे जो वर्क होगी that will be the negative work। लेकिन एक बात याद रखना, चाहे पॉजिटिव वर्क हो चाहे नेगेटिव वर्क हो, neither force should be equal to zero, force should not be equal to zero, neither displacement should be equal to that of the zero। आप लोग ये कहोगे सर मैंने 90 डिग्री से कम इस चीज को धक्का दे दिया है तो ये नेगेटिव वर्क होगी या पॉजिटिव वर्क होगी, या 90 डिग्री से ज्यादा मैंने किसी चीज को ऐसे धक्का दे दिया नेगेटिव वर्क होगी। नहीं, जब तक नहीं एक चीज अपनी जगह से डिस्प्लेस होगी, क्योंकि अगर आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अगर 1000 न्यूटन होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो, वर्क इज नॉट डन, वर्क नहीं होती है। दिस इज ऑल अबाउट दैट ऑफ द नेगेटिव वर्क। अब बात करेंगे हम जीरो वर्क के बारे में। जीरो वर्क बहुत आसान सी वर्क है, इसमें आप लोगों की तीन कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं, तीन कंडीशंस में से आप लोगों की कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है, समझ लेना जीरो वर्क है, कोई भी वर्क नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल पहली कंडीशन ये है इफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो, अगर फोर्स जीरो के बराबर है डेफिनेटली बात है डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क इज नॉट डन। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को W इज इक्वल टू F इंटू S, फोर्स के बिना तो डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, तो इसका मतलब है W इज इक्वल टू F इंटू जीरो, F कुछ भी F खुद ब खुद जीरो है तो जीरो इंटू कुछ भी चीज तो वो जीरो के बराबर होगी, दिस कॉल्ड एज अ जीरो वर्क। दूसरी कंडीशन ये है डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो के बराबर होगी तो इसका मतलब है W इज इक्वल टू F इंटू डिस्प्लेसमेंट जीरो, अगर F हमारा होगा 1000 न्यूटन, लाख न्यूटन, 1,00,000 न्यूटन हमारा F होगा, इंटू हो गया जीरो तो 1 लाख, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो जूल। तो यहां पे भी वर्क जो होती है दैट्स कॉल्ड एज द जीरो। या तीसरी चीज है कि थीटा जो होता है या जिसे आप लोग एंगल कहते हो, एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर एंगल बराबर 90 डिग्री के बीच में है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल बनता है इट्स इक्वल टू दैट ऑफ द 90 डिग्री, तो समझ लेना या ऑब्जेक्ट और जो फोर्स इस पे लग रहा है दैट्स इक्वल टू दैट ऑफ द 90 डिग्री, व्हाट यू कॉल एज द लाइक दिस, ये 90 डिग्री यहां पे बना रहा हूं मैं, तो समझ लेना वहां पे भी जो वर्क होती है दैट्स इक्वल टू दैट्स कॉल्ड एज द जीरो वर्क। मैं आप लोगों को ऐसे बता दूं, जो हम यहां पे लिखते हैं, देखो बेटा हम लोग यहां पे लिखते हैं W इज इक्वल टू F इंटू S, जैसे W इज इक्वल टू F इंटू S, इट्स नॉट एक्चुअली लाइक दिस, ये असल में ऐसी फार्मूला है। जब आप लोग 11th में इंशाल्लाह जाओगे आप लोग पढ़ोगे वर्क इज इक्वल टू F इंटू S डॉट हो गया cos थीटा, ये असल में होता है। सो जब मैंने कंडीशन तीसरी कंडीशन की बात करी दैट थीटा इज इक्वल टू, थीटा जो होता है एंगल जो होता है वो बराबर है 90 डिग्री, तो W इज इक्वल टू F डॉट S डॉट cos ऑफ थीटा, थीटा बराबर है 90 तो cos ऑफ 90 डिग्री, तो cos 90 आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, W इज इक्वल टू F इंटू S, cos 90 जो होता है ये हमेशा बराबर होता है जीरो के, तो इज इक्वल टू जीरो, तो फोर्स कुछ भी हो, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो, इंटू जीरो दैट्स इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आप लोगों का वर्क। कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे एनर्जी और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पावर। तो थैंक्स फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विद टीम होप क्लास कुफारा, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।